सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम आज बताते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लोज क्या होते हैं और भी चीज़ें इसमें, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि पानी में जब कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया जाता है तो उसका कितना वेलोसिटी हो जाता है ना। तो ये चीज़ें आसान आसान हम देखने वाले हैं। और ये आई थिंक लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर में, फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो आपको समझने में आसानी होगी बच्चों, है आसानी, है ना। अभी हवा तेज थोड़ा चल रहा है तो हो सकता है कि अभी आवाज़ सही से ना आए, बट ध्यान से सुनिएगा है ना। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ बच्चों। ओके, क्या बताना है भाई, क्या बताना है। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ फ्लोज। अभी लिक्विड जो हम लोग देख रहे थे, फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें कि लिक्विड चल रही थी। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में लिक्विड कैसे चलता है, हमने देखा कि बस ऐसे चलता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्लासिफाई भी करना पड़ता है, किस टाइप का फ्लूइड है ये। तेज चल रहा है तो क्या, कौन सा फ्लूइड हो जाएगा, कौन सा फ्लो हो जाएगा, फ्लूइड फ्लो, है ना। तो उस तरीक़ा से हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग बेसिक बेसिक ये पढ़ते हैं। क्लास 11th में हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं ये जो फ्लूइड के बारे में। और भी चीज़ें होती है बच्चों, लेकिन अभी हम लोग बच्चे हैं, मतलब आप लोग बच्चे हैं, हम भी तो बच्चे ही हैं। तो हम लोग के लिए छोटी छोटी जानकारी बस दे दिया जाता है चैप्टर्स में। ये सब कुछ यही नहीं है, आगे चीज़ें और बदलती जाती है। तो इसलिए जो अभी है उसको हम पढ़ लेते हैं और क्यूरियोसिटी दिमाग में आ जाता है, बट उसको बाद में क्लियर होगा। लेकिन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ें ही यहाँ पे दे रखा है ना। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, है ना। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, स्ट्रीमलाइन फ्लो नीचे आ गया, लेकिन ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो बोला जाता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज़ द फ्लो विच in which each element of the liquid passing through the point travels along the same path, ठीक है, with the same velocity as preceding element passes through that point। ओके, देखिए क्या बोल रहा है। बोला ये जा रहा है ना बच्चों कि देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ऐसे भी, इस एग्जाम्पल पे मैं आता हूँ। इससे पहले एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ऐसे करके आई थिंक पाइप बना रखा है। इस पाइप में पानी जा रहा है बच्चों, पानी आई थिंक ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो ये पानी जब जा रहा है तो अगर इसमें कहीं पे एक पॉइंट हम ले ले, ये पॉइंट ले ले, ये हम लोग बी पॉइंट ले ले, ये हम लोग सी पॉइंट ले ले, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, अगर किसी पॉइंट को हम कंसिडर करें ए पॉइंट को, तो यहाँ पे जो पॉइंट अवेलेबल है, ये जो पॉइंट ए है, पीछे वाला पॉइंट इसका मान लेते हैं कि ये पॉइंट इसके पीछे वाला है, एक और पॉइंट इसके पीछे वाला ये मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैं बना रखा हूँ ना, तो इस पॉइंट पे आने पे इस पार्टिकल का, शुरुआत में तो ये वाइट वाला होगा, तो वाइट वाले पार्टिकल का वेलोसिटी मान लेते हैं कि वी ए है। ये वाइट वाला पार्टिकल का वेलोसिटी मैंने वी ए मान लिया। आखिर पानी है तो पानी पार्टिकल्स का मान लेते हैं कि वाटर पार्टिकल्स का फ्लो है बच्चों, तो उस पार्टिकल का यहाँ पे वेलोसिटी वी ए है। उसी तरीक़ा से, और उसी तरीक़ा से ये रेड वाला जो आएगा ना, इसके ये भी चलते चलते यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद इस रेड वाले पार्टिकल का भी वेलोसिटी अब भी ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ये रेड चलते चलते यहाँ पे आया, फिर इसका भी वेलोसिटी भी ए हो गया। अब फिर लास्ट में ये आया, तो इस पॉइंट पे आने के बाद इसका भी वेलोसिटी धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे आया, और इसका भी चलते चलते वेलोसिटी भी ए हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स आते जाएंगे उनका वेलोसिटी वही होता जाएगा जो प्रीसीडिंग पार्टिकल का होगा, मतलब कि ए का होगा। प्रीसीडिंग एलिमेंट जो बोल रहे हैं ना, जो पहले आया है, तो पहले ए आया है तो भी ए होगा, उसके बाद इसका भी सबका भी ए होगा। वो फॉलो करता है पाथ को बच्चों, है ना। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, वही चीज़ इंग्लिश में बोला जा रहा है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा आप लोग। डायरेक्शन देता है, उस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है और उस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी। उसी तरीके से आप बी पे भी देख सकते हैं, बी पे भी चलेगा तो भी हो जाएगा, पीछे वाला फिर आएगा उसका भी हो जाएगा। मतलब इस तरीक़ा से ये स्टेडी फ्लो करता है। इसको स्टेडी फ्लो भी कहीं कभी बोल दिया जाता है। स्टेडी फ्लो, एक सेकंड बच्चों, स्टेडी फ्लो बोल दिया जाता है ना। ये क्या होता है, स्टेडी फ्लो होता है बच्चों, ठीक है। उसी को बोल देते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं बता रहा था, ये ऐसे है, ये पाइप ऐसे है भाई। अब टेढ़ा कर दिए पाइप, अब तो चीज़ें बदल जानी चाहिए, बदलेगी चीज़ें, लेकिन उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो ही रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट देखना है हमको, एक पॉइंट देखना है, फिर ये पॉइंट देखना है, फिर ये पॉइंट।
ये पॉइंट पे अगर पीछे वाला पार्टिकल आएगा तो इसका ये आने के बाद यहाँ पे इसका वेलोसिटी फिर से v1 ही रहेगा। पीछे वाला पार्टिकल फिर से यहाँ पे आएगा तो फिर से यहाँ पे आने के बाद इसका वेलोसिटी v1 ही रहेगा। मतलब ठीक है, वेलोसिटी तो सेम रहेगा प्रीसीडिंग पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, और ट्रेवल्स अलॉन्ग द सेम पाथ होना चाहिए। तो पीछे वाला आया यहाँ पे तो उसका भी वेलोसिटी तो यही है ना, और पाथ यही है बच्चों। पॉइंट पे देखना है, ये पॉइंट पे वैलिड होता है, इस पॉइंट पे। उसी तरीके से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, है ना, ये हर एक पॉइंट पे ये चीज़ें ऐसे होती रहती है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये v1 हो गया, ये v2, ये v3 हो गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। और एक चीज़ बच्चों, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है। क्या बता दिया जाता है? टेंजेंट टू दैट पॉइंट ऑफ स्टेडी फ्लो gives the direction of flow। ठीक है, उस फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन देता है। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये वाली टेंजेंट जो होगी ना, सॉरी ये टेंजेंट होगी, तो ये टेंजेंट इसी का वेलोसिटी का तो यहाँ पे दे रहा है, ये टेंजेंट यहाँ पे ये वेलोसिटी का तो ही डायरेक्शन दे रहा है, ये टेंजेंट यहाँ पे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ही तो दे रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। उसी तरीके से एक और समझ सकते हैं कि कहीं पे दो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। टू टेंजेंट्स never intersect each other at any point of flow of liquid। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये ऐसा होता है, कहीं भी ऐसा आप ये सब वैल्यूड देख सकते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, दूसरा फ्लो है लैमिनर फ्लो। ये छोटी छोटी चीज़ें है बच्चों। लैमिनर फ्लो क्या होता है भाई? लिक्विड इज फ्लोइंग ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्टडी फ्लो एंड मूविंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स डिफरेंट वेलोसिटी एंड डू नॉट मिक्स ईच अदर। हाँ, बात सही है। लिक्विड इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। देखिए, ये बोला जाता है ऐसा ना, मान लेते हैं ना कि कहीं पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी पानी फ्लो कर रहा है तो वो लेयर में फ्लो करता है, लेयर वाइज फ्लो करता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मैं आपको इस तरीक़ा से समझाना चाहूँ, ये देखिए, तो ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा ऐसे लेयर वाइज, मतलब ये गोला यहाँ पे है तो ये ऐसे करके गोला टाइप में ही फ्लो कर रहा होगा। गोला नहीं, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म है बच्चों, है ना। पानी फ्लो होने का सिलेंड्रिकल फॉर्म है। एक ये हो गया, एक इससे भी बड़ा हो गया ऐसे करके, एक इससे भी बड़ा हो गया ऐसे करके। तो ये इस टाइप से फ्लो करते रहते हैं, तो इनका एक लेयर बन जाता है बच्चों। ये लेयर ही तो बन गया, ये लेयर ही तो बन गया बच्चों, है ना। एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये लेयर वाइज इस लेयर में, इस लेयर में, इस लेयर में फ्लो कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर होगा। तो जब ये फ्लो कर रहे हैं ना, तो बोला जाता है कि इनके बीच वाला जो है ना, बीच वाला वेलोसिटी वो बहुत हाई होता है। देखिए मिडिल वाला है ना, मिडिल वाला, तो इस तरीके से इसमें जब फ्लो कर रहा है ना, तो ये जो मिडिल वाला वेलोसिटी है इसका, अंदर वाला सबसे, इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। और इसके बाद धीरे धीरे नीचे जाते 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 तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे मिनिमम हो जाता है, मिनिमम वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये अगर फ्लो कर रहा है पाइप में, समझ सकते हैं कहीं भी, तो ये जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला, क्योंकि ये ऐसे करके फ्लो कर रहा है पूरे ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप में, तो इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये, फिर ये, फिर ये, बढ़ते 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 यहाँ तक आते आते वेलोसिटी सबसे मिनिमम हो जाता है, लगभग जीरो मान सकते हैं आप। और इसका वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, सबसे मैक्सिमम। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है।
तो यही होता है लैमिनर फ्लो बच्चों, है ना। लैमिनर फ्लो यही बताता है कि लेयर वाइज फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उससे मिड वाला जो होता है लेयर, उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और फ्लो टर्बुलेंट फ्लो होता है भाई। टर्बुलेंट क्या होता है? When a liquid moves in a velocity of greater than the critical velocity, the motion of the particles of the fluid becomes disordered and irregular. Such a fluid is called turbulent flow. देखिए बच्चों यहाँ पे कि लिक्विड जब मूव करता है तो वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है भाई? क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? तो देख सकते हैं, मैंने आगे लिख के लाया हूँ कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, पहले एक बार देख लीजिए। क्रिटिकल वेलोसिटी इज द velocity of liquid flow up to which its flow is streamline. क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है लिक्विड फ्लो का अप टू विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। एक ऐसा टर्म है क्रिटिकल वेलोसिटी, ऐसा वेलोसिटी है जो वैलिड होता है कहाँ तक? स्ट्रीमलाइन फ्लो तक, है ना। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो तक बताता है, लेकिन इससे अगर ऊपर हो गया तो क्रिटिकल वेलोसिटी के अंदर वो कंसिडर नहीं किया जाता है, वो फिर हो गया आपके पास टर्बुलेंट फ्लो। आगे समझ में, क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। जहाँ तक वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन है ना बच्चों। कभी कभी पता है मैं यहाँ पे बताना भूल गया, कभी कभी यहाँ पे बोल दिया जाता है कि ये जो लैमिनार फ्लो है ना बच्चों, laminar flow is just the application of streamline flow। है ना, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एक एप्लीकेशन होता है ये, है ना, उसी टाइप का है। लगभग कहीं कहीं पे सिमिलर भी मान लिया जाता है। तो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो तक बोला जा रहा है, स्ट्रीमलाइन तक, तो वहाँ तक इसमें लैमिनर भी इंक्लूड है। लेकिन लैमिनर के आगे अगर बढ़ गए हम लोग तो वो हो जाता है टर्बुलेंट, उससे हमको मतलब नहीं है, वो अलग चीज़ हो गई। अभी तक क्रिटिकल वेलोसिटी जो है स्ट्रीमलाइन तक बोला जाता है, ठीक है। तो बोला जाता है कि लिक्विड मूव्स इन अ वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। बोला ना, ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब कि वो स्ट्रीमलाइन से हट गया, लैमिनर से हट गया, वो टर्बुलेंट में पहुंच गया, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है? डिसऑर्डर इरेगुलर शेप का यहाँ पे लिक्विड फ्लो करता है। होता है ना कभी कभी, अगर आपने कभी कभी नल चालू किया हो बच्चों, नल बना देते हैं हम लोग ऐसे करके, और नल से कभी कभी पानी बहुत ऐसे ऐसे करके निकलने लगता है, पता नहीं जैसे तैसे निकलने लगता है बच्चों। ऐसे करके निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, पूरा ऐसे झक 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 करके निकलने लगता है नल से कभी कभी पानी, है ना। तो वो होता है यहाँ पे वैसा फ्लो अगर हो रहा है, ऐसे ऐसे जैसे तैसे पानी बह रहा है, तो टर्बुलेंट हो जाता है ना। तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है बच्चों, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल है भाई, मान लेते हैं अगर कहीं पे वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसे करके वाटर फ्लो कर रहा है बच्चों, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है और बीच में कहीं कहीं पे हम लोग पिलर डाल देते हैं। पुल बनता है तो पिलर नहीं डाल देते हैं। ये टॉप व्यू है, ऊपर का व्यू है, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो पिलर का जो नीचे वाला ऐसे ही तो दिखेगा, सीधा वाला ऐसे ही तो गोल दिखेगा पिलर नीचे की तरफ। तो इसके बाद यहाँ से वेलोसिटी ऐसे करके ऐसे चला जाता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे, है ना, इस टाइप से ऐसे ऐसे फ्लो करने लगता है वेलोसिटी इधर। तो पिलर आने के बाद क्या होता है ना कि यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे बढ़ जाती है ना बच्चों। आपने देखा तो होगा ही, पुल के पास अगर बड़ा सा पिलर रहता है तो पानी बहता रहता है, तो उसके ऐसे करके चला जाता है, पिलर के ऐसे करके चला जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे ऐसे करके चला जाता है। तो उस पिलर के कारण वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है ना। तो इस पिलर के कारण टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। ठीक है, उस पिलर के कारण टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी ये बात बच्चों। देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर एक चीज़ होता है, डिफाइन करने का तरीका है। ये नंबर है तो इसका कुछ यूनिट वगैरह नहीं है, ये नंबर बस बताता है कि कोई बहने वाला फ्लूइड स्ट्रीमलाइन में है, लैमिनर में है या फिर टर्बुलेंट में है, ठीक है।
तो हम ऐसा पता कर सकते हैं। पता करने का एक तरीका है बच्चों, ये होता है एक प्योर नंबर विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। किसी पाइप से पास होने वाला पानी किस टाइप का फ्लो है वो हम इसके थ्रू बता सकते हैं भाई, है ना, हम इसके थ्रू बता सकते हैं। कभी कभी हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। ये होता है रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इन दोनों का रेशियो लेना है। ओके, दोनों का रेशियो लेना है ना, ये रेशियो ही तो है यहाँ पे। ये क्या होता है, इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स होता है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा। तो इनर्शियल फोर्स किसके कारण होता है, जब मोमेंटम होता है। अरे भाई, इनर्शियल फोर्स बोला जा रहा है ना। अभी मान लेते हैं कोई इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है और चलने लगा, तो उसका मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम भी होता है। तो हम लोग कैसे फोर्स निकालते थे, अब हमको शुरू से जाना पड़ेगा। देखिए, इनर्शियल फोर्स बोल रहा है ना, तो मान लेते हैं इनर्शियल फोर्स यही है। तो ये क्या होता था, डी ऑफ P इक्वल टू डी ऑफ P अपॉन dt होता था। मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम बोला जाता था फोर्स को। यही ऐसे ही डिफाइन होता था बच्चों, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम क्या होता था, याद कीजिए, मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू भी, बच्चों याद तो होगा ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑफ एम भी अपॉन डी टी हो जाएगा भाई। यहाँ से चीज़ें हम लोग देखते थे, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग देखने वाले हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है, ये यहाँ पे क्या है बच्चों, पाइप है, क्योंकि हम किसी पाइप के थ्रू बहने वाले पानी का ही बता रहे हैं कि कौन सा फ्लो है वो, ठीक है। तो हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक सेकंड अच्छे से ले लेते हैं, है ना। देखिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले लिया, तो इसके थ्रू से जो पानी ऐसे करके फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, इसका वेलोसिटी भी है, और इसको मैं पर यूनिट कितना मास पानी फ्लो कर जा रहा है, जैसे है ना, ये छोटा सा हम लोग लिए ना बच्चों, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया छोटा सा है। तो यहाँ पे बहने वाले पानी का तो वेलोसिटी भी रहेगा, ठीक है, और इसके थ्रू हर एक यूनिट टाइम में कितना मास फ्लो हो रहा है, तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा डी एम बाई डी टी। हर एक सेकंड में कितना मास फ्लो कर दे रहा है, वो डी एम बाई डी टी से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ से पास होने वाली हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी भी ही रहेगा, क्योंकि ये छोटा सा यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, छोटा यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा सा है बच्चों, ए मान लेते हैं, है ना। तो इससे पास होने हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी भी हो जाएगा। तो भी क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, आई थिंक याद होगा आपको। तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक बारी जब हम लोग करेंगे तो भी बाहर ले लेंगे, इंटू डी एम बाई डी टी कर देंगे। तो एफ इनर्शियल फोर्स हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया और विस्कस फोर्स, एफ विस्कस कितना होता था बच्चों, याद कीजिए, हमने बताया था आपको विस्कस फोर्स के बारे में। वो आया था, क्या आया था, ईटा ए डी भी, निगेटिव बोलेंगे ना, तो निगेटिव भी बोल सकते हैं आप लोग, निगेटिव ईटा ए डी भी बाई डी जेड, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। और इस पाइप का जो है यहाँ पे रेडियस आर दे दिया है, ठीक है। ये होता था कब, जब हम लोग देखे थे, जब एक फ्लूइड जो होता था बहता रहता था और टच करता था एक प्लेन सरफेस को, सॉलिड सरफेस को। तो यहाँ पे सॉलिड सरफेस जो माना गया है वो ये माना गया है पाइप का, वो एक्सट्रीम इधर वाला, ये वाले पाइप का पार्ट, और इसको बीच वाला हम लोग ये वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे, है ना। हमने 2 लेयर लेना रहता है ना, इसमें आपने पढ़ा होगा पीछे बच्चों, हमको याद आ रहा है। तो इसमें 2 लेयर लेना होता है। तो एक लेयर जो हम लोग ले लेंगे वो बीच का लेयर ले लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये बीच का लेयर हो गया, तो इस यहाँ से ये डिस्टेंस आर ही तो हो गया, ठीक है। और एक लेयर ये है, इसका वेलोसिटी भी है, इसका वेलोसिटी 0 है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए बच्चों। मिडिल में जो पानी, मिडिल से जो पानी बह रहा है वो भी है, और ये तो लिक्विड यहाँ पे लगभग रेस्ट पे आ जाता है ना, मिनिमम वेलोसिटी हो जाता है, मैंने बताया पीछे। इस तरीक़े से हम लोग, और इसका पर यूनिट एरिया और इसका पर यूनिट एरिया करके हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। चलिए करते हैं बच्चों।
तो देखिए यहाँ पे एफ इनर्शियल आया था हमारे पास बच्चों, वी डी एम बाई डी टी। इसको और कैसे लिख सकते हैं, डी एम बाई डी टी, मतलब मास क्या होता है बच्चों, मास, छोटा सा मास हम लोग डी एम ले रहे हैं, है ना, हम लोग छोटा सा मास डी एम कंसिडर कर रहे हैं, वो होता है रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम। तो रो डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, एरिया इंटू इतना जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मान लेते हैं ना कि छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स है ना भाई, ये छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स कवर कर रहा है डी टी टाइम में, इसीलिए हम लोग डी एक्स मान लिए। तो एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब कि डी एक्स, तो डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा, टाइम से डिवाइड दो, तो रो ए इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है, तो रो ए भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ना बच्चों, भी इंटू रो ए भी लिख दिए। ठीक है, तो हमें क्या करना था भाई, हमें तो पर यूनिट एरिया देखना था, देखा ना पीछे हम लोग बच्चों, पर यूनिट एरिया ही तो लेना है। इनिशियल फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, भी रो ए भी डिवाइडेड बाई एरिया। उसी तरीक़ा से यहाँ पे विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया करना था, वो कितना हो जाएगा बच्चों, निगेटिव बस डायरेक्शन बताता था, हम लोग अपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, ईटा ए डी भी अपॉन डी जेड, ये बच्चों हम लोग छोटा चेंज के लिए लिखते थे, याद है आपको, याद होगा, अपॉन एरिया। तो एरिया एरिया यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी एरिया कट रहा है, चलो भाई ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगर देखें, इन दोनों का रेशियो ले लें, रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, भी रो भी डिवाइडेड बाई ईटा डी भी अपॉन डी जेड। डी जेड दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों, तो डिस्टेंस क्या है, एक ये है लिक्विड का फ्लो, एक यहाँ पे जीरो है, तो दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस तो भी है, और डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डिफरेंस भी रो भी डिवाइडेड बाई ईटा, वेलोसिटी का डिफरेंस भी अपॉन डिस्टेंस आर है। ठीक है, एक भी कट गया यहाँ पे, तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है, भी रो आर डिवाइडेड बाई ईटा। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो, और यही हो गया रेनॉल्ड्स नंबर, इसी को बोल देते हैं। है ना बच्चों, यही हो गया रेनॉल्ड्स नंबर, इसी को आर एन से भी बोल दिया जाता है। तो काफ़ी आसान है बच्चों, ये हो जाता है। अगर इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, आपको दिया रहेगा, है ना, कभी कभी इसमें वैल्यूज़ दे दिया गया, इस सब चीज़ का वैल्यू, ये रेडियस हो गया, ये डेंसिटी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, और ये यहाँ ईटा हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इनका वैल्यू डाल देंगे तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर मिलेगा। और रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 0 से 2000 के बीच में आ रहा है, मतलब 2000 से कम आ रहा है, तो फ्लो जो हो रहा है वो स्ट्रीम लाइन या लैमिनर बोला जा सकता है। इसका वैल्यू बच्चों ये है ना, रेनॉल्ड्स नंबर जो आपके पास आया है, भी रो आर डिवाइडेड बाई ईटा, है ना। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ पाइप, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है बच्चों, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वही लिक्विड फ्लो फ्लूइड का, है ना बच्चों। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करके समझें तो इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद अगर 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 आ रहा है 0 से 2000 तो हो गया स्ट्रीमलाइन लैमिनर, अगर 2000 से 3000 के बीच में आ रहा है तो लिक्विड अनस्टेबल है, चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट फ्लो।
वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन 3000 से भी ऊपर है तो इसका मतलब है कि लिक्विड इज़ डेफिनेटली टर्बुलेंट, पक्का टर्बुलेंट है भाई, है ना। ऐसे हम लोग फिगर आउट करते हैं कौन सा कैसा लिक्विड है, ठीक है। काफ़ी ईजी सा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। स्टोक्स लॉ देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। स्टोक्स लॉ क्या होता है? स्टोक्स लॉ समझिए, एक चीज़ इससे पहले आपको समझना पड़ेगा स्टोक्स लॉ समझने के लिए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने जैसे पढ़ा कि अगर वेलोसिटी होता है ना दोनों के बीच में, तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जैसे लिक्विड लिक्विड चलता है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उनको हम लोग विस्कस फोर्स बोल देते हैं। सॉलिड सॉलिड चलते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है तो उसको फ्रिक्शन बोल देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब सॉलिड और लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन होता है तो उसको क्या बोल देते हैं? वो दो तरीके से होता था, याद कीजिए, आपको याद आ रहा होगा बच्चों। मान लेते हैं कि आपके पास पानी ऐसे है, कल ही तो बताया था बच्चों, आपको याद होना चाहिए यार। और ऊपर इस पे नाव रख दिया, तो ये क्या है? ये नाव का सॉलिड वाला पार्ट है ना, सॉलिड लेयर ऑफ बोट। बोट का सॉलिड लेयर है और यहाँ पे लिक्विड का ये लिक्विड लेयर है ना। फ्लूइड्स लेयर, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये लिक्विड और सॉलिड के बीच का फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे जो हम लोग निकालते थे, पीछे ही निकाल रखा है हमने बच्चों, यहाँ पे विस्कस फोर्स जो हमको हमारे पास आता था वो निगेटिव ऑफ ईटा ए डी वी बाई डी जेड आता था, ठीक है। क्या हो अगर मान लेते हैं कि ये लिक्विड का ऐसा ही है, लिक्विड ऐसे है, फ्लो कर रहा है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया भाई, पूरी डूबी हुई है, ये ऑब्जेक्ट पूरी इसमें डूबी हुई है और वी वेलोसिटी से इधर जा रही है, तो इसके पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स तो लगेगा ही ना भाई। अगर अरे यार आप पानी में तैरते हो, कभी तैरे हो आप लोग, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है भाई आगे बढ़ने के लिए। वो फ्लूइड आपको पीछे की तरफ धक्का देता है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो, देता है कि नहीं? देता है भाई। वो पूरा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, वो आपको पीछे की तरफ धक्का देना चाहते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके कारण विस्कस फोर्स यहाँ पे कुछ और हो जाता है, ये नहीं होता है भाई, ये नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे विस्कस फोर्स का वैल्यू कुछ और ही आता है, वो हम आपको बताने वाले हैं क्या आता है। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स आता है, ये हमको अभी नहीं पता है। तो यहाँ भी बच्चों सॉलिड और लिक्विड के बीच में ही फ्रिक्शन होगा। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड के बीच में ही यहाँ पे भी फ्रिक्शन हो रहा है। यहाँ पे लेयर था, सॉलिड लेयर और लिक्विड लेयर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड और लिक्विड है, तो यहाँ पे अंतर ये है। तो स्टोक्स लॉ इसी के बारे में बताता है आपको। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो देखिए स्टोक्स लॉ क्या बोलता है। बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी object is placed in fluid, then to reduce the velocity of object, one viscous force acts on that object। थोड़ा अंग्रेजी मेरा अच्छा है इसलिए मैं इतना लेट लगा रहा हूँ। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ फ्लूइड, देन रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वन विस्कस फोर्स एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, है ना। वो विस्कस फोर्स एफ भी होता है जो पीछे की तरफ लगता है ना, पीछे की तरफ लगता है बच्चों। तो ये चीज़ें डिपेंड किस पे करती है? उन्होंने बोला कि विस्कस फोर्स जो है डिपेंड्स अपॉन
शेप एंड साइज है ना बच्चों, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट हम लोग डाल रहे हैं उसका शेप साइज क्या है भाई, है ना बच्चों, शेप साइज क्या है। और तो और डिपेंड्स ऑन, उस पर भी डिपेंड करता है बच्चों कि लिक्विड का डेंसिटी कैसा है, मतलब लिक्विड कैसा है, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड बोल सकते हैं आप, है ना, कैसा फ्लूइड का नेचर है भाई, क्योंकि विस्कोसिटी उसके अंदर लगने वाला विस्कस फोर्स भी वैरी कर सकता है ड्यू टू फ्लूइड का फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है ना, वो कितना उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, उसके कारण भी चेंज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पे डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली कैसे डिपेंड करता है, उन्होंने ऐसा बताया, स्ट्रोक्स जो अंकल थे उन्होंने बोला कि जो आप ऐसे डायरेक्टली लिख रहे हैं ना कि ये जो डिपेंड कर रहा है विस्कस फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेचर ऑफ लिक्विड, ईटा से तो रिप्रेजेंट करते हैं उस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, और डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब उसका डायमेंशन टाइप, और डिपेंड कर रहा है उसके वेलोसिटी पे, याद रखिएगा उसका वेलोसिटी कितना है, अगर उसमें चल रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना है। तो ये तीन चीज़ों पे उन्होंने बोला कि डिपेंड करता है। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, अगर देखें तो प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे करें तो ईटा आर भी आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको ऐसे उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो अब भाई पावर एक 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 हमको कैसे पता है कि एक एक ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है ना भाई, पावर हो सकता है कुछ और आ जाए, तो हम इसे डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। तो इसको सोल्व किया उन्होंने, बोला कि अगर एफ भी को देखें हम लोग तो कोई कांस्टेंट ला दिए, प्रोपोर्शनलिटी हटा के ईटा आर भी लिख दिए। तो मान लेते हैं इसका पावर में ए है, इसके पावर में बी है, इसके पावर में सी है। क्योंकि बच्चों हमको नहीं पता है ना यार, नहीं पता है तो हम लोग मान ही तो सकते हैं, हम लोग मान ही तो सकते हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, उन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की, और आपको पता होगा वहाँ पे हमने बताया था कि कैसे रिलेट करके वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। भाई याद होना चाहिए यार, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिखते हैं हम लोग, एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट छोड़िए, कांस्टेंट क्या ही रहेगा, ईटा। ईटा का जो क्या होता है बच्चों, ईटा का डायमेंशन क्या होता है, ईटा का डायमेंशन क्या होता है जल्दी बताइए, ml -1 t -1। बोलेंगे यार कहाँ से लिख दिए मास्टर, यार मास्टर कहाँ से लिख देता है, पीछे ही बताया था बच्चों। विस्कस फोर्स क्या होता है, निगेटिव ऑफ ईटा ए डी भी बाई डी जेड। तो यहाँ से आप लोग सोल्व करिए ना यार बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, फोर्स है, तो फोर्स है तो ml t -2 आ जाएगा ऊपर, इंटू डी जेड मतलब कि डिस्टेंस ओके एल है, और नीचे आ जाएगा एरिया एल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी एल टी -1। तो भाई सब कुछ साफ साफ कट रहा है, डबल एल यहाँ से कट गया, ये सोल्व करेंगे तो नहीं आ जाएगा एम एल -1 टी -1, भाई आ गया यहाँ पे। तो चीज़ें आसान है यार, चीज़ें आसान है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे ईटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एल -1 टी -1, इसके पावर में क्या हो जाएगा ए, उसी तरीक़े से आर है तो रेडियस है मतलब कि लेंथ है बच्चों, तो एल आ जाएगा, तो एल के पावर में बी आ जाएगा, और सी क्या है, वेलोसिटी है, तो एल टी -1 हो जाएगा, इसके पावर में सी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करके सब चीज़ें बता सकते हैं। एम के पावर में 1 है तो 1 इक्वल टू ए, बस यही है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरीक़े से एल के पावर 1 है तो -a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसी तरीक़े से -2 है इक्वल टू टी के पावर में है ना, तो -a हो जाएगा और -c हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है बच्चों, तो यहाँ से आप लोग नहीं बता सकते, सी का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ए और सी का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, दोनों कट जाएगा तो बी का वैल्यू 1 ही आएगा। तो तीनों का वैल्यू 1 आ गया। बोलेंगे बच्चे हम तो बता ही रहे थे भाई, शुरू में ही 1 दिख रहा है ठीक है बच्चों दिख रहा है, लेकिन ऐसे करना ज़रूरी था, क्योंकि हमें डायरेक्टली कैसे हमको पता चलेगा 1 आ गया, ठीक है, नहीं आता तो, है ना भाई। यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि जो विस्कस फोर्स आया है वो के टाइम्स ऑफ ईटा आर वी आया है, ईटा आर वी।
अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटाने के लिए भाई कुछ तो करना होगा हमें बच्चों, है ना। तो कांस्टेंट बोल दिया गया है, उन्होंने बोला कि अगर एक्सपेरिमेंट किया और चीज़ें देखी, उन्होंने बताई कि ये जो होती है क्या बोलते हैं कांस्टेंट के का वैल्यू वो हो जाता है 6 पाई। एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि विस्कस फोर्स आ रहा है 6 पाई ईटा आर वी। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये हमारा विस्कस फोर्स आ जाता है जब सॉलिड लिक्विड के साथ काम करता है तो, ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है यार, आसान है यार। यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट कि 6 पाई ईटा आर वी होता है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है विस्कस फोर्स, यहाँ पे विस्कस फोर्स ये होता है, ठीक है। दोनों में अंतर आना चाहिए समझ में, है ना, हम क्या बता रहे हैं। स्टोक्स लॉ ये बताता है भाई, और ये जो बताता है ये पीछे हमने बता रखा है, ठीक है। स्टोक्स लॉ एक्चुअली में ये है। आई थिंक क्लियर होगा। एक क्वेश्चन कर ले क्या, क्वेश्चन कर लेते हैं यार जल्दी से। क्वेश्चन करना जरूरी है बच्चों। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, आसान से सवाल कर लीजिए बच्चों, क्या करें, अब आसानी है। तो यहाँ पे ये हमको दे रखा है, ये गोला है बच्चों, गोला है भाई, और ये गोला यहाँ पे चल रहा है भाई, इधर चल रहा है v नोट वेलोसिटी से। शुरू में ये पानी इधर तक फैला हुआ है। एक टाइम पे जाने के बाद बच्चों ये गोला का वेलोसिटी 0 हो जाता है, मतलब ये जाके आगे रुक जाता है भाई। रुकेगा ही भाई, क्योंकि फ्लूइड है, फ्लूइड का डेंसिटी रो है, और आगे जाके रुक जाता है। तो ये मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस चला होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, वो है x, और x डिस्टेंस जाके रुक गया। क्यों रुक गया ना भाई, रुकना ही पड़ेगा ना, इधर के डायरेक्शन में इस पे एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा एफ भी, इसी कारण जाके रुक गया। आपको पता करना है, यहाँ पे पता करना है, फाइंड x when the object स्टॉप्स। जब ऑब्जेक्ट रुक जाता है तब x का वैल्यू बताना है कितना होगा, ठीक है भाई। तो बताना आसान है ना यार। कैसे, मान लेते हैं शुरुआत में वेलोसिटी v नोट है, तो मतलब हम लोग एक देख सकते हैं यहाँ पे v नोट है, फिर यहाँ पे जाके 0 हो गया। मतलब हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कर देंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू x है, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे भाई, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू। यहाँ पे एफ भी क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, जो कि उल्टा डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में लगता जा रहा है, और ये इधर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव हम लोग लिख सकते हैं भाई। ओके, तो बच्चों यहाँ पे पीछे की तरफ फोर्स लगता जा रहा है इतना, और ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसी के कारण तो धीरे धीरे जाकर रुक जा रहा है। तो हम इसका यूज करके ला तो सकते हैं x, लेकिन वो गलत आएगा। इसका वैल्यू हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन गलत आएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। आप ये कब फार्मूला लगाते थे, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा हो। यहाँ तो चेंज हो रहा है भाई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब आता है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ना, इतना सेकंड में इतना डिस्टेंस, इतना वेलोसिटी है, अगले इतना सेकंड में इतना ही वेलोसिटी, अगले इतना सेकंड में उतना ही वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है विस्कस फोर्स का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसका वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है। देखिए विस्कस फोर्स कब बढ़ेगा, जब इसका धीरे धीरे वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा। तो v नोट से 0 हो गया तो भाई वेलोसिटी कम होता गया, तो विस्कस फोर्स भी धीरे धीरे कम लगता गया यार। आ रहा है समझ में कुछ बच्चों। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है भाई, समझिएगा, कांस्टेंट नहीं है बच्चों, दिक्कत हो जाएगा। कांस्टेंट है ही नहीं, तो हम कांस्टेंट वाली फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो उस केस में क्या लगाते थे हम लोग, एक्सेलरेशन का वैल्यू dv/dt लगाते थे भाई। लेकिन हम लोग को टाइम से तो मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते थे, अरे यार आपको याद होगा v dv/dx, याद है। इसको मैं ऊपर नीचे अगर dx से मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं आ जाएगा यार। dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, v आ गया, dv इधर आ गया, x इधर आ गया,
अरे समझ में, तो ये हम लोग करते थे यार पीछे, याद होगा आपको। तो इस तरीक़े से जाएंगे तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट नहीं है यार, समझिए चीज़ों को। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है? जब इतना सेकंड में इतना यहाँ पे वेलोसिटी, मतलब इतना सेकंड में, मान लेते 1 सेकंड में उन्हें 5 मीटर पर सेकंड से चला, अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड से चलना चाहिए। आ रहा है समझ में? या फिर आई थिंक आपको समझ में तो आ रहा होगा, बट मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, ये 1 सेकंड में चला, तो यहाँ से चलेगा आगे तो यहाँ पे होगा 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ से आगे चलेगा तो यहाँ पे होना चाहिए 15 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में बच्चों ये कितना 5 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ जा रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है। हर एक जगह 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे बढ़ रहा है। आई थिंक क्लियर होगा यार। और एक्सेलरेशन इस केस में क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हर एक में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर एक में आ रहा है ना बच्चों। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो हो गया। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा भाई, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये v0 से चल रहा है, आगे जाके वेलोसिटी कुछ और चेंज हो गया, और आगे जाके और कुछ अलग चेंज हो गया, और उनका चेंज अगर हम लेंगे तो वो नहीं आता है सिमिलर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं आएगा सिमिलर बच्चों, नहीं आता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। इसी कारण से हमको इसका यूज करना पड़ रहा है। आई थिंक क्लियर होगा। v डी वी बाई डी एक्स ये होता है, तो मतलब ये लगने वाला विस्कोसिटी फोर्स, विस्कस फोर्स जो है एफ वी, वो क्या होता है? वो होता है m इंटू ए। अरे यार, विस्कस फोर्स जो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे आप लोग हम लिख सकते हैं ना बच्चों, m इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है बच्चों? v डी वी बाई डी एक्स है, ठीक है। तो विस्कस फोर्स यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? निगेटिव ऑफ 6 पाई ईटा r इंटू वी इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा बच्चों, आराम से पता चल जाएगा। v वाले एक तरफ टर्म कर लेते हैं ना, v भी तो कट ही रहा है यार, ये v और ये v तो कट ही रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है निगेटिव ऑफ 6 पाई ईटा r डी एक्स इक्वल टू एम इंटू डी वी। इंटीग्रेट ही तो करना है, इंटीग्रेट ही तो करना है बच्चों। कहाँ से कहाँ तक? x 0 से लेके x तक बढ़ गया। ये कहाँ से गया? शुरुआत में v0 वेलोसिटी था, बाद में 0 हो गया। तो यहाँ से साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? निगेटिव ऑफ 6 पाई ईटा r इंटू एक्स इक्वल टू एम इंटू निगेटिव ऑफ v0 आ जाएगा। निगेटिव निगेटिव आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों कटते हुए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि x का वैल्यू जो आ रहा है एम v0 डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा r, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस वाला है, सब लोग इसको करवाते हैं, है ना। सब लोग को देखिएगा, सारे टीचर्स इसको कराते हैं, हमने भी करा दिया है। चीज़ों को सोचना पड़ता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन वेरी करता रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी भी काफ़ी ईजी सा है बच्चों, समझ लीजिए इसको। लास्ट चीज़ है टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब कि क्या? वी टी। इसको कैसे आप समझिएगा? इसको ऐसे समझिए ना आप कि पानी है कहीं पे, ये पानी है बच्चों, पानी पूरी भरी हुई है, ठीक है, नीचे तक। अगर यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हम, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चलते चलते कभी यहाँ पे आया, छोटा नहीं होना चाहिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट ऊपर से चलते चलते नीचे तक आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसका u का वैल्यू 0 है, मतलब बस रख दिए हैं फ्लूइड पर ऑब्जेक्ट को, वैसे है ना, गोला है एक बच्चों, एक मान सकते हैं ना उसका गोला, क्या बोलते हैं, लोहे का गोला है, उसको बस जाके ऐसे फ्लूइड पे रख दिया मतलब u का वैल्यू 0 है। तो इसको पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? वेट mg फोर्स, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? बाउंड फोर्स fb, ठीक है। अब जब ये चलते चलते यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी आ गया होगा, कुछ तो वेलोसिटी आ गया होगा,
नीचे की तरफ जा रहा है तो कुछ वेलोसिटी भी आ गया होगा, नीचे तो वेट लग ही रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, बायोंट फोर्स एफ बी। अब नीचे चल रहा है बच्चों, वेलोसिटी इसका आ गया है, कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर चल रही है तो इसके कारण एक विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा भाई, एफ भी, विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ अब लगेगा। ठीक है भाई, विस्कस फोर्स तो अपोज करता है ना उसके मोशन का, अब ये नीचे की तरफ चल रहा है तो उसको अपोज करता है। ठीक है, उसी तरीक़े से यहाँ पे फिर आते 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 यहाँ पे फिर से इसका वेट लग रहा होगा नीचे, ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स। चीज़ें ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ समझिएगा, ऐसा होता है एक्चुअली, आपने देखा भी होगा, अगर ऊपर रख देते हैं तो धीरे 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 नीचे जाते जाते क्या होता है, उसका स्पीड क्या होता है बच्चों, बढ़ता रहता है, एसलरेटेड हो जाता है, वो धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ता है, क्योंकि जीरो पे रखे हैं ना, बस हमने रख दिया तो धीरे 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 स्पीड बढ़ता जाता है। और एक टाइम के बाद देखिएगा आप लोग कि वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगता है भाई। शुरू में तो ऐसे 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 बढ़ा, शुरू में ऐसे ऐसे बढ़ा और फिर धीरे 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 जाता है, शुरू में ऐसे बढ़ गया फिर धीरे 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 ऐसे, फिर धीरे धीरे धीरे, है ना। तो एक टाइम तक, एक किसी टाइम मान लेते हैं इस टाइम तक यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ता गया बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, और उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाता रहेगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। ऐसा होता ही क्यों है, एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, जैसे ऊपर से पानी आ रही है पानी आ रही है ना, मतलब कि बारिश हो रही है भाई, बारिश में टप 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 बूंदें पड़ती रहती है, अगर ऊपर से आ रही है तो भाई वो बहुत फास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि उन पर ग्रेविटी लग रहा है, लग तो रहा है, तो धीरे धीरे हमारे को इतना स्पीड में नहीं पता चलता है, हमें लगता है कि बहुत फास्ट गिर रहा है। कभी आपने देखा है कि उसको गिरने से, पानी गिरने से छेद हो गया, होना तो चाहिए यार, क्योंकि उतना ऊपर से गिर रहा है भाई, उतना ऊपर से गिर रहा है तो भाई नीचे छेद कर देगा ना, क्योंकि स्पीड बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, उसका एक्सेलरेट होता जाएगा, नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता होगा जी, इसी कारण से। ऐसा होता नहीं है, वो धीरे से आता है। ऐसा क्यों है भाई, धीरे से क्यों आता है, क्योंकि उतना ऊपर से आ रहा है तो उसको बढ़ता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए, बहुत स्पीड बढ़ जाना चाहिए। अगर हम ऊपर से कूदते हैं तो भाई हमारा कितना स्पीड बढ़ता रहता है बच्चों। लेकिन अगर आप वहाँ से कूद जाए जहाँ बादल है, वहाँ से पानी आ रही है, तो वहाँ से आते आते आपका भी, लेकिन आप बचे तब तो, इतना लगेगा आपको ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, एयर फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसके कारण आप टपक भी सकते हैं, है ना। क्या होता है उसमें, देखिए एक टाइम तक तो उसका भी वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, ऊपर से गिर रहा है तो, लेकिन एक टाइम के बाद, एक टाइम ऐसा आता है कि उसका वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी में बदल जाता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, स्पीड उसका कांस्टेंट हो जाता है वहाँ पे, एकदम फिर नॉर्मल वेलोसिटी से आता है, और वो बदलता नहीं है फिर, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है वहाँ पे, है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं। आखिरकार ये हवा जितने हैं बच्चों यहाँ पे, तो हवा एक फ्लूइड ही तो है भाई, एयर फ्लूइड है ना, वो भी एक फ्लूइड ही है बच्चों, आपको दिख नहीं रहा है, भले आपको पानी दिखता है वो फ्लूइड है, लेकिन ये एयर भी फ्लूइड है, ये भी पूरी ऐसे फैली हुई है। आपको महसूस कब होगा, जब आप ऊपर से, बहुत ऊपर से आएंगे। आखिरकार ऊपर से कूदने के बाद लोग पैराशूट खोल लेते हैं तो कैसे एकदम आराम से आते हैं भाई, नीचे से उसको एयर क्या कर रहा है, विस्कस फोर्स लगा रहा है, एयर में विस्कस फोर्स लगा रहा है। साफ साफ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कितना एयर लगाता है नीचे से, उस पर विस्कस फोर्स। ठीक है, तो हम अभी लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड ऐसा ही एयर में भी होता है। ठीक है, मैं क्या बोला, यहाँ से आते 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 यहाँ पे आते आते इसका एक्सेलरेटेड होता जा रहा होगा, नीचे आते आते एक्सेलरेटेड हो गया, नीचे आते आते यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे आने के बाद बच्चों, इस पॉइंट पे आने के बाद देखिए, इस पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे ये बोल रहा हूँ, ये इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद इसका एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट हो गया, मतलब कि जीरो हो गया। कांस्टेंट मतलब कि जीरो भी तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो गया, है ना बच्चों, स्पीड कांस्टेंट हो गया। ऊपर से ये आते जा रहा है, आते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है बच्चों,
लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ कि इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन यहाँ पे कब जीरो होगा, जब इसको ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए, है ना बच्चों। कब होगा ये चीज़, जब एफ भी ऊपर लगने वाला फोर्स प्लस एफ बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वेट। इधर क्या था, इधर तो भाई नीचे वेट जो लग रहा था ना वो ज़्यादा लग रहा था एफ भी प्लस एफ बी से भी। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, इस केस में ऐसा हो गया। तो करने वाला हूँ मैं क्या कि देखिए हमको इसी से चलना है ना, इसी से चलना है। तो आप सब देख सकते हैं, इसका डेंसिटी रो होता है, इसका डेंसिटी हमने सिग्मा मान लिया है, इसका वॉल्यूम हमने वी मान लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ भी मतलब कि विस्कस फोर्स क्या होता है बच्चों, अगर चल रही है चीज़ें इसमें चल रही है तो क्या होता है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। बायोंट फोर्स कितना होगा, बायोंट फोर्स मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है उसमें इंटू वॉल्यूम इंटू रो वी जी होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक वेट है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो वेट होता है क्या एम जी होता है। एम जी मतलब कि मास क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा है बच्चों, इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बता दिया तीनों चीज़ें। तो अब तीनों चीज़ों को यहाँ पे लिख देना है ना यार, और कुछ करना थोड़ी है। तो वेट क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, सिग्मा भी जी बराबर रो भी जी प्लस 6 पाई ईटा आर भी। ठीक है, ये सब चीज़ों को हमने ऐड कर दिया भाई। आई थिंक हमको आगे ले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आपको समझ में आ गया ना बच्चों यहाँ पे क्यों ऐसे हो गया। यहाँ पे अगर आप ये चीज़ भी सोच रहे होंगे कि भाई नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुक गया, ऑब्जेक्ट रुक गया, रुक भी सकता है चल भी सकता है, दोनों केस हो सकता है। क्यों, अरे यार ये फोर्स है बच्चों, ये क्या है, ये लगने वाला ऊपर की तरफ ये फोर्स है और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स जो है वो एम ए के बराबर ही तो होगा। मान लेते हैं नेट फोर्स जितना भी आ रही है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो है, इसी कारण से इनको इक्वेट कर दिया। क्यों जीरो है आप सोचेंगे ना भाई, पहले देखिए एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए, ये जो भी आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गया कहीं पे, मतलब यहाँ पे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड से, तो भाई 5 से चल रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो हो गया ना, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो लगने वाला फोर्स भी जीरो है। फोर्स जीरो है मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, है ना। तो है तो इक्विलिब्रियम में आपको दिख गया, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो हम लोग बोलते हैं कि स्पीड जीरो है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहीं पे नेट फोर्स जीरो होता है तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी जीरो है, स्पीड जीरो है। नहीं भाई, नहीं भी हो सकता है जीरो, वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, ये बोलिए आप। इसलिए बोल रहे हैं मैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन जीरो है भाई, चीज़ों को समझ जाइए बच्चों। एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ पे, वेलोसिटी जीरो नहीं है भाई। वेलोसिटी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, हो भी सकता है भाई, हो सकता है कि ये रुक जाए तब वेलोसिटी जीरो हो जाए, लेकिन यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट है, जीरो नहीं है भाई। कांस्टेंट होने के कारण भी यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। समझिए बच्चों, थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं जो बताया वो समझ गए तो आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको आगे ले जाते हैं। सिग्मा वी जी इक्वल टू रो वी जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ क्या क्या क्या, इसको इधर ले जाते हैं, हमको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। तो ये आने वाला वेलोसिटी ही टर्मिनल वेलोसिटी है यहाँ पे, देखिए कैसे निकलेगा। 6 पाई ईटा आर इंटू वी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी जी कॉमन हो जाएगा इंटू सिग्मा माइनस रो। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास v। एक सेकंड, ये वॉल्यूम है बच्चों, इधर वाला ये वॉल्यूम है, गड़बड़ नहीं करना है भाई। हो सकता है आप यहीं पे काट दिए हों, यहाँ पे काट दिए हों v v v, ये भाई टर्मिनल वेलोसिटी है यार।
ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये है बच्चों यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी जी इंटू सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 पाई ईटा आर। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, अरे भाई ये स्फीयर ही टाइप ही तो था, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस बच्चों हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है ना। 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। यहाँ पे आर उड़ जाएगा एक, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ आपको आंसर आते हुए दिख रहा है बच्चों कि 2 पाई आर स्क्वायर जी इंटू सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई 9 पाई ईटा, ठीक है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गया भाई, ये हो गया बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। याद नहीं करना है भाई, याद नहीं करना है ना, याद क्यों करना है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा यार, काफ़ी आसान सा बच्चों आ गया आपके पास, अगर आपको समझ में आ गया हो। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है ना। रेडियस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसको, अगर मान लेते हैं कि रेडियस n टाइम्स ऑफ आर है ना बच्चों, n टाइम्स है, तो यहाँ पे वेलोसिटी टर्मिनल क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, है ना। अगर n टाइम्स है तो n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, सवाल में ऐसा दिया रहेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा है बच्चों। ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। चलिए आगे मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ये है, मतलब वेलोसिटी टर्मिनल देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा है। मतलब कि अगर ईटा मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब विस्कस ज़्यादा हो जाए, लिक्विड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, तो उसमें चलने वाला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो कम ही हो जाएगा ना भाई। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बहुत ज़रूरी रिजल्ट है बच्चों, है ना। ये बहुत ज़रूरी रिजल्ट है, आप समझ भी रहे होंगे। जितना ज़्यादा विस्कस होता जाएगा ईटा का वैल्यू जितना बढ़ता जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू उतना घटता जाएगा भाई, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू उतना ही घटता चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और भी पॉइंट्स आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैंने इसका वैल्यू बढ़ा दिया, मतलब कि क्या, ये इसका वैल्यू क्या बोलते हैं, सॉलिड का जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसका सिग्मा का वैल्यू डेंसिटी, उसको अगर मैंने बढ़ा दिया तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ सकता है बच्चों, है ना। उसका जैसे मास बढ़ा दिया ना भाई, जैसे मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे ये बढ़ाएंगे तो मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ेगा तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा भाई, ज़्यादा भारी हो जाएगा ना। ऐसे वो डिपेंड तो नहीं कर रहा है, कर रहा है बच्चों यहाँ पे कर रहा है, बट इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसके बारे में भी देखिए, अगर सिग्मा का वैल्यू बड़ा हो जाए रो से तब क्या होगा। सिग्मा का वैल्यू बड़ा हो जाए रो से मतलब कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर लिक्विड, तब क्या होगा, देन टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगा बच्चों। तब टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, सो ऑब्जेक्ट गोज डाउन इन लिक्विड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, उसी तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सिग्मा का वैल्यू छोटा हो जाए रो से अब क्या होगा भाई, देन टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू देख लीजिए आप, पीछे जाके निगेटिव आएगा भाई। सो
भाई हमने क्या किया ना, हमने रो का वैल्यू बढ़ा दिया, मतलब इसका वैल्यू बड़ा है और इसका वैल्यू छोटा है, तो भाई नेगेटिव ही तो आएगा ओवरऑल। टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब ही क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है ना, अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा इन फ्लूइड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से बच्चों ऊपर की तरफ जाएगा भाई। अब जैसे हम लोग इसको गोला को डाल रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए ना कि यहाँ पे अगर कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या किया है, कंटेनर में बच्चों हम लोग को पानी भर दिए हैं, और अंदर क्या है ना, अंदर एक बबल है। बबल मतलब कि एयर बबल बच्चों, है ना, एयर बबल है। तो एयर बबल क्या होता है, नीचे से बढ़ते 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 वेलोसिटी बढ़ता जाता है, फिर कांस्टेंट होकर यहाँ पे आ जाता है और आगे फूट जाता है, याद है आपको। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल से बच्चों, है ना। एयर बबल नीचे से ऊपर जाता है, आ रहा है समझ में, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी क्या होता है ना, कम हो जाता है। इसका डेंसिटी कम होता है और इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। ये नीचे रहना चाहता है और ये ऊपर चला जाता है। जिसका डेंसिटी कम है भाई ऊपर ही तो जाना चाहेगा, तो डेंसिटी बच्चों कम है, सिग्मा कम है, मतलब ये एयर बबल का डेंसिटी कम है तो ऊपर ही तो जाना चाहेगा, यही होता है। चीज़ें बहुत सिंपल है बच्चों, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। इसमें मैंने एग्जांपल पीछे दे ही दिया, ऐसे समझ सकते हैं चीज़ों को हम लोग, है ना। और कैसे डिपेंडेंसी यहाँ पे होता है, और तो बाकी कांस्टेंट है बच्चों, बाकी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है। आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन क्या है। 2πr रेडियस है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये दोनों डेंसिटी आपको बताया, ये सॉलिड का और ये यहाँ पे लिक्विड का पीछे बता रखा है। ये लिक्विड का है और ये है बच्चों सॉलिड का, ठीक है। देखते हैं, एक सवाल कर लेते हैं यार, काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों। रेडियस का बॉल का रेडियस दिया है यार, फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी एच है, ठीक है ठीक है। बिफोर एंटरिंग द वाटर वेलोसिटी डज नॉट चेंज इवन द एंटरिंग इन वाटर। अगर वाटर में जाता भी है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, मतलब कि क्या, अगर यहाँ पे आ गया हो ये बॉल, यहाँ पे वेलोसिटी भी है, जो इसके पहले ऊपर यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वी, वही वेलोसिटी अंदर जाते हुए भी है। ओके, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ तक आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, आपने निकाला ना √2gh से। अरे यार यहाँ पे u का वैल्यू 0 है तो क्या होता है, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। बोलेंगे ये क्यों लगा रहे हैं, वेरिएबल रहता है, तो वेरिएबल नहीं है बच्चों, यहाँ पे g का वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हवा है ना भाई, हवा में हम लोग g का वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं u का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आ गया √2gh, ठीक है ठीक है भाई। तो बोल रहा है हाइट h कितना होगा, सिंपल सी बात है यार, इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी अलग कर दिया लगता है, ठीक है। तो आपको नहीं पता है बच्चों, v से ही जा रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बॉल हैज डज नॉट चेंज इवन इन एंटरिंग द वाटर, वेलोसिटी ऑफ बॉल डज नॉट चेंज। जो वेलोसिटी यहाँ पे था इसका, वही वेलोसिटी अंदर जाके भी है v, तो v टर्मिनल वही का वही रह गया, टर्मिनल वेलोसिटी वही हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कैसे लगा सकते हैं, इस बॉल पे नीचे की तरफ लगने वाला वेट है, ऊपर की तरफ लगने वाला क्या बायोंसी है, बायोंट फोर्स, और ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आप लोग क्या करते हैं, वेट को बराबर कर देते हैं FV प्लस FB से। क्या हो जाएगा, वेट का वैल्यू है mg, मतलब कि क्या है बच्चों रो है ना, इस बारी रो VG हो जाएगा। इसका सिग्मा ले लेते हैं वाटर का, ये क्या हो जाएगा फिर, सिग्मा VG हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है बच्चों, इस बार उल्टा कर दिया, रो VG इक्वल टू सिग्मा VG मान लेते हैं प्लस, अच्छा ये वाली है, ठीक है। विस्कस फोर्स अब इधर लिखता हूँ, ये वाली है ये, है ना। विस्कस फोर्स क्या है, 6π ईटा r इंटू v। अब यार सिंपली आप कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी टर्मिनल निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, v इंटू जी इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 6π ईटा r। वेलोसिटी यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो वही चीज़ पीछे वाली मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। देखिए आपको याद नहीं करना है यार, याद मत कीजिए, याद कितना कीजिएगा, मैं सिखा रहा हूँ आपको ना, वैसे सीख लीजिए। 2/9 हो जाएगा, नीचे पाई इंटू ईटा, और ऊपर आ जाएगा r² g इंटू
क्योंकि अभी आपको याद हो जाएगा लेकिन आप एग्जाम में भूल जाएंगे इस चीज़ को। तो इसी कारण से आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप डायरेक्टली इसे लिख के आंसर निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, आंसर आ जाएगा। यही तो है, क्या आंसर है इसका? ये किसके बराबर है? वी टर्मिनल। वी टर्मिनल क्या है? √2GH है। ठीक है, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ और एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4r⁴ इंटू क्या है बच्चों, ये रो माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 81 पाई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा GH। एक जी कट रहा है यहाँ पे भाई, और कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है बच्चों। तो यही आंसर हो गया भाई, यही आंसर हो गया बच्चों। आंसर दिया नहीं है क्योंकि CD ऑप्शन कट गया है, वो CD ऑप्शन में ही होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं चीज़ों को बच्चों। काफ़ी ईजी सा है यार, काफ़ी ईजी सा है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे n कहाँ से आ रहा है, मतलब 1 कहाँ से आ रहा है, 1 आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि हम लोग अगर वाटर है तो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, तो वहाँ से आ सकता है। ऑप्शन रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो ऑप्शन कट चुका है यहाँ से, आंसर ये होता है। ठीक है, काफ़ी आसान है बच्चों, करिए चीज़ों को, हो जाएगा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना आसान है। देखिए यहाँ तक आने के लिए आपको मिलेगा ठंकू बड़ा वाला। मिलेंगे आगे और सवाल भी करेंगे, है ना, सवाल करेंगे बच्चों। तब तक के लिए ओके बाय।